नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वाईफाई स्टडी यूपीएससी पर। मैं हूं राज्यवर्धन सिंह, योर मेंटर एंड कोच फॉर यूपीएससी। और ये सारी डिटेल्स मेरे बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। एंटायर बुक लिस्ट यूपीएससी 2021 के लिए, यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन 2021 और 2022 के लिए जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं या जो बच्चे 2023 में भी एग्जाम को देने का प्लान कर रहे हैं, तो उनके लिए मैं पूरी एक कंप्लीट बुक लिस्ट लेके आया हूँ। ठीक है, प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए जो कंप्लीट बुक लिस्ट है, किन किताबों को हमको पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, नोट्स कैसे बनाने हैं और कितने टाइम के अंदर हम इन किताबों को खत्म कर सकते हैं, इन सारे आपके सवालों के जवाब को मैं इस सेशन के अंदर देने वाला हूं। और देखो, एक बहुत ही एक जो कॉमन क्वेश्चन है जो सभी बच्चे लगभग पूछते हैं कि क्या छठी से लेकर 12वीं तक की सभी एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत है। ये क्वेश्चन हर जगह एनसीईआरटी के बारे में कहा जाता है कि एनसीईआरटी बहुत ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल एनसीईआरटी बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन क्या आपको छठी से लेकर 12वीं तक आपको सभी एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत है? तो मैं इस चीज का भी जवाब यहाँ पर दूंगा। देखो यार, अगर आप 2021 के लिए तैयारी कर रहे हो, अगर आप 2022 के अंदर अटेम्प्ट देने वाले हो, तो बिल्कुल भी लॉजिकल नहीं है कि आप मेन किताबों को छोड़कर आप छठी से लेकर 12वीं तक की सभी एनसीईआरटीज को पढ़ेंगे। तो इसके बारे में मैं और चर्चा करूंगा इस सेशन के अंदर बाद में। उसके बाद में बात करूंगा सबसे पहले कि किताबों को पढ़ना किस तरीके से है, कौन सी किताबों को पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है। फिर उसके बाद टेस्ट सीरीज को किस तरीके से यूटिलाइज करना है। ठीक है, टेस्ट सीरीज से आप किस तरह की तैयारी करेंगे। बिना टेस्ट सीरीज के आप प्रीलिम्स को नहीं क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, जब तक आप अपनी तैयारी को नहीं जांचेंगे, आप अपने आप को प्रीलिम्स मोड में नहीं डालेंगे, ठीक है, प्रीलिम्स के अकॉर्डिंग आप अपनी प्रिपरेशन को नहीं रखेंगे, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा एग्जाम के अंदर। तो उसके हिसाब से हमें यहाँ पे टेस्ट सीरीज का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल आ जाता है। तो प्रीलिम्स को नहीं निकाला जा सकता अगर आप टेस्ट सीरीज नहीं करेंगे, क्योंकि कुछ स्पेसिफिक टाइप की क्वेश्चन है जो यूपीएससी पूछ रही है और आपको अपने जो मेंटल मेकअप है उसी के हिसाब से करना होगा। फिर देखो, मैं बात करूंगा कि न्यूज़पेपर को किस तरीके से पढ़ना है, न्यूज़पेपर के अंदर कौन से आर्टिकल को पढ़ना है, कौन से आर्टिकल को छोड़ना है, और क्या स्टार्टिंग से ही आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे। बिल्कुल आपको एक न्यूज़पेपर पढ़ने की हैबिट होनी चाहिए, ताकि आप न्यूज़पेपर, ठीक है, आप उसकी हैबिट में रहें। आप न्यूज़पेपर तो आपको पढ़ना है ही, लेकिन स्टार्टिंग में जब तक आपका सिलेबस, आपने कुछ बेसिक किताबों को नहीं पढ़ा है, तो स्टार्टिंग से ही आप, ठीक है, अपने ब्रेन को ज्यादा बर्डन नहीं दे सकते हैं। यार न्यूज़पेपर, मुझे न्यूज़पेपर सारा आपको समझ में नहीं आएगा स्टार्टिंग में। जब तक आपको क्वालिटी अच्छे से नहीं आएगी, जब तक आपको इकोनॉमी आपकी तैयार नहीं होगी, तो न्यूज़पेपर को समझना थोड़ा मुश्किल रहेगा। तो देखो, अब स्टार्ट करते हैं कि जो भी बच्चे 2021 के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो क्या क्या बुक आपको पढ़नी है, कौन कौन सी किताबें आपको पढ़नी है। देखो, इंडियन पॉलिटी के अंदर आपको लक्ष्मीकांत करनी है। आपके पास कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं है। अगर कोई आपसे कहता है कि सिर्फ आप एनसीईआरटी करके चले जाइए एग्जाम के अंदर, तो वो एक बहुत ही खतरनाक स्ट्रेटेजी होगी। सिर्फ एनसीईआरटी के दम पर आप एग्जाम के अंदर नहीं जा सकते हैं। आपको इस किताब को अल्टीमेटली करना ही होगा। लेकिन अगर आपके पास समय बहुत ज्यादा है, आप एग्जाम 2022 या 2023 के लिए प्लान कर रहे हैं, तो उस केस में आप एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं, 11th की पढ़ सकते हैं, 12th से पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर कोई आपसे कहता है कि यार 6 से लेके आपको 2021 में अटेम्प्ट देना है, या फिर आपको 2022 के लिए आप अभी से शुरुआत कर रहे हैं, तो आप छठी से लेके पहले 12वीं तक की एनसीईआरटी पढ़ोगे और उसके बाद आप लक्ष्मीकांत पर आओगे। तो देखो, इतना समय नहीं है कि आप अभी से छठी से लेके 12वीं तक की भी एनसीईआरटी पढ़ोगे और उसके बाद फिर आप लक्ष्मीकांत पर आओगे। लक्ष्मीकांत के अंदर ऐसी कोई भी चीज नहीं है। ठीक है, लक्ष्मीकांत अगर आपने कवर कर दी, लक्ष्मीकांत के अंदर ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो फिर आपको, ठीक है, अलग से एनसीईआरटी से कवर करनी पड़ेगी। तो सब कुछ, सारी चीजें लक्ष्मीकांत के अंदर कवर्ड हैं और एक अच्छे लेवल पर इन सारी चीजों को कवर किया गया है। तो छठी से लेकर 12वीं तक की जो एनसीईआरटी है, यहाँ पे आपको कुछ भी ऐसा नहीं मिलेगा जो आपको लक्ष्मीकांत के अंदर नहीं मिलेगा। एनसीईआरटी को एक अलग ढंग से लिखा गया है, वहां पे एक अंडरस्टैंडिंग आपकी बिल्ड होती है। बहुत अच्छी बात है, अगर आप एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो एनसीईआरटी से आपकी जो समझ बनेगी वो किसी और किताब को पढ़कर नहीं बन सकती। लेकिन क्योंकि आपको एग्जाम देना है 2022 में, आपको एग्जाम देना है 2021 में, और अभी आप छठी से लेकर 12वीं तक की एनसीईआरटी पढ़ोगे, पढ़ने के बाद देखो, जब भी किसी चीज को आप रिवाइज नहीं कर सकते, अगर किसी चीज को आप 4 या 5 बारी रिवाइज नहीं कर सकते, तो वो चीज आपको याद रहने वाली नहीं है। ठीक है, वो चीज आपको याद रहने वाली नहीं है। और यूपीएससी के अंदर जिस चीज को आप रिवाइज नहीं कर सकते हैं, जिस चीज को आप रिवाइज नहीं कर सकते हैं,
उसको पढ़ने का कोई भी फायदा नहीं है। तो बेटर यही है कि एग्जाम से पहले आप इस लक्ष्मीकांत का 5-6 बारी रिवीजन कर चुके हैं। ठीक है, आप इस लक्ष्मीकांत का 5-6 बारी रिवीजन कर ठीक है, 5-6 बारी आपका रिवीजन कंप्लीट हो जाना चाहिए एग्जाम से पहले। अब देखो यूपीएससी के अंदर कुछ क्वेश्चन हमेशा यूपीएससी इस तरह के पूछ लेगी जो आपको ठीक है लक्ष्मीकांत से कवर नहीं होंगे। तो उसका मतलब ये नहीं है कि लक्ष्मीकांत फिर खराब किताब हो जाएगी। अगर यूपीएससी 10 सवाल पूछ रही है और 10 में से आप यहाँ से 8 क्वेश्चंस को कर पा रहे हैं, तो फिर भी ये कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कहता है कि आपको लक्ष्मीकांत से ही पढ़ाई करनी चाहिए। ओके, आपको लक्ष्मीकांत ये इंडिस्पेंसेबल है। अगर सर की बात पे यकीन नहीं है तो आप किसी भी टॉपर का इंटरव्यू उठा के देख लें जिसने यूपीएससी को क्लियर किया है। ठीक है, जो लोग इस स्टेज से गुजरे हैं, तो उन सभी के इंटरव्यू में आपको पता चल जाएगा कि लक्ष्मीकांत एक इंपॉर्टेंट बुक है। और आप ये बिल्कुल नहीं कर सकते हैं कि आपने एनसीईआरटी सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ी है और लक्ष्मीकांत नहीं पढ़ी और आप एग्जाम के अंदर जा रहे हैं, तो वो एक खतरनाक स्ट्रेटेजी होगी। लेकिन आप ऐसा बिल्कुल कर सकते हैं कि आपने लक्ष्मीकांत को बार बार रिवाइज किया है, आपने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी, तो आप एग्जाम के अंदर जा सकते हैं और एग्जाम आपका निकल भी सकता है। अब देखो सेकंड, जो अब इंडियन पॉलिटी के बारे में आपसे अगर कोई कहता है कि छठी से लेकर 12वीं तक की एनसीईआरटी आप पढ़ो, उसके बाद आप लक्ष्मीकांत पर जाना, तो उसमें आपका समय ही वेस्ट होगा। और समय समय अपने आप में क्या है, देखो यार, टाइम जो है, टाइम से बड़ा एसेट कुछ भी नहीं है, टाइम से बड़ी रिसोर्स कुछ भी नहीं है। तो समय का ही तो सारा खेल है और ये समय ही आपको बचाना है। और ये समय आपका बच रहा है जब आपको अल्टीमेटली पढ़ना ही लक्ष्मीकांत को है, तो क्यों ना आप स्टार्टिंग से ही इस किताब को पढ़ें। ओके, अगर आपकी समझ में कुछ कमी है, समझ में आपको लक्ष्मीकांत समझ नहीं आ रही, तो उसके लिए वाईफाई स्टडी यूपीएससी आपके पास अनअकैडमी है। यहाँ पे बहुत ही होनहार टीचर्स हैं, इंडिया के बेस्ट एजुकेटर इस प्लेटफॉर्म के ऊपर हैं। ठीक है, आप अनअकैडमी की हेल्प ले सकते हैं। या फिर अगर आपके पास टाइम है, आपने लक्ष्मीकांत, आपकी रीडिंग स्पीड अच्छी है और लक्ष्मीकांत को आपने जल्दी कवर कर लिया, तो उसके बाद फिर आप एनसीईआरटी भी देख सकते हैं। एक बारी क्या यार, एनसीईआरटी पे भी नजर मार ली। अब देखो बात करते हैं हिस्ट्री की। अब हिस्ट्री के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो आपको सबसे पहले करना चाहिए वो है मॉडर्न इंडिया। ठीक है, वो है मॉडर्न इंडिया। तो मॉडर्न इंडिया पे आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना है। स्टार्टिंग में आपको सबसे पहले यही करना है, क्योंकि प्रीलिम्स के अंदर भी ये पूछी जाती है और मेंस के अंदर भी यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। मॉडर्न इंडिया के बाद आपको ध्यान देना है एंशियंट इंडिया पर। हिस्ट्री के अंदर मॉडर्न के बाद आप जाएंगे एंशियंट इंडिया पर, और एंशियंट इंडिया करने के बाद आप जाएंगे कल्चर पर, और कल्चर के बाद आपकी इच्छा है, अगर आपके पास समय है तो आप मेडिवल इंडिया पढ़ सकते हैं। ठीक है, आप मेडिवल इंडिया पढ़ सकते हैं। और अगर आपके पास समय की कमी है तो देखो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कहता है कि मेडिवल इंडिया को कवर करने में आपको काफी समय लगेगा। आपको 20 से 25 दिन इस किताब को पढ़ने में लगेंगे, फिर आपको उसका रिवीजन भी करना है ताकि चीजें आपको याद रहे। तो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस यही कहता है कि यहां से अगर क्वेश्चन आएंगे भी तो 2 क्वेश्चन, मैक्सिमम 3 क्वेश्चन आ सकते हैं मेडिवल इंडिया से, और उसके लिए इतना ज्यादा एफर्ट बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ठीक है, मेडिवल इंडिया में आप इतना ज्यादा एफर्ट करेंगे तो इससे अच्छा है कि आप अपने एथिक्स और ऑप्शनल के ऊपर इतनी मेहनत कर दें। देखो एथिक्स के अंदर, मेंस के अंदर 250 मार्क्स यहाँ पे कवर होते हैं, आपके ऑप्शनल के 500 मार्क्स कवर होते हैं, और मेडिवल इंडिया को आपको समय देना पड़ेगा, वो एक लेंथी सब्जेक्ट है। अगर आपकी इंपॉर्टेंट चीजें बची हुई हैं तो मैं कहूंगा कि पहले आप इंपॉर्टेंट चीजें करिए, आप एथिक्स को कंप्लीट करिए, आप अपने ऑप्शनल को कंप्लीट करिए, और उसके बाद फिर आप मेडिवल इंडिया पढ़ सकते हैं अगर आपके पास समय है। ठीक है, अगर आपके पास समय है तो आप फिर बिल्कुल मेडिवल इंडिया को पढ़िए। तो देखो मॉडर्न इंडिया के अंदर मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री जो है ये आपको तैयार करनी है कौन सी किताब से, इसके लिए ओल्ड एनसीईआरटी है, बिपिन चंद्रा। ठीक है, हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया। मैं लेक्चर में आगे इन सब के कवर भी दिखाऊंगा, बुक्स के कवर में आपको दिखाऊंगा। तो देखो बिपिन चंद्रा की एनसीईआरटी है 12th क्लास की, मॉडर्न इंडिया के लिए आपको ये करनी है। फिर आपको यहाँ पे स्पेक्ट्रम तैयार करनी है। ओके, सीधा आप 12th क्लास की मॉडर्न इंडिया पढ़ेंगे बिपिन चंद्रा की, वहां से आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी। और इस किताब को अगर आपकी रीडिंग स्पीड आप मीडियम स्पीड पर भी पढ़ते हैं तो आप 10 दिन के अंदर इस किताब को कर सकते हैं। ठीक है, आप 10 दिन के अंदर इस किताब की एक रीडिंग ले सकते हैं आराम से, अगर आप डेडिकेटेड स्टूडेंट हैं, और आप बिल्कुल डेडिकेटेड स्टूडेंट हैं क्योंकि आप सिविल सर्विस का प्रिपरेशन करने का सोच रहे हैं। फिर देखो यहाँ पे भी अल्टीमेटली आपको स्पेक्ट्रम करनी ही होगी, क्योंकि जिस तरीके से हमको जो फैक्ट्स और जो पॉइंट्स चाहिए मेंस के लिए और प्री के लिए, तो उसके लिए स्पेक्ट्रम बुक ये इंपॉर्टेंट बुक है, ये बिल्कुल आपको करनी है।
ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसके अंदर ये एक तरह से नोट्स की तरह ही है, ठीक है, ये नोट्स की तरह ही लिखी गई है ये किताब। और बेसिकली जिस तरीके से आपको एग्जाम के अंदर लिखना है तो उसी तरीके से इसके अंदर मेन पॉइंट्स दिए हुए हैं। तो प्री के लिए और मेंस के लिए सफिशिएंट है स्पेक्ट्रम। विपिन चंद्रा से आपकी अंडरस्टैंडिंग बनेगी, सब्जेक्ट से आपका लगाव पैदा होगा। तो ये दो ही किताबें हैं। इसके अंदर भी अगर आप एनसीईआरटी पढ़ना चाहते हैं 6ठी से 12वीं तक की, तो वो ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके पास टाइम कितना है। टाइम की जो रिसोर्स है ये आपके पास कितनी है, ये चीज डिपेंड करेगी उस बात पर। अब देखो तीसरा, मॉडर्न इंडिया आपने एक बार कंप्लीट की, एक बार आपने मॉडर्न इंडिया कंप्लीट कर ली, उसके बाद फिर आपको आना है एंशियंट इंडिया पर, एंशियंट एंड कल्चर ऑफ इंडिया, आर्ट एंड कल्चर पर आपको उसके बाद आना है। अब एंशियंट इंडिया में आपको कवर करनी है ओल्ड एनसीईआरटी है आर एस शर्मा। इस बुक का भी मैं आपको कवर दिखाऊंगा लेक्चर में आगे। तो आर एस शर्मा आपको पढ़नी है एंशियंट इंडिया के लिए। और यहां से ठीक है, यहां से आपका कल्चर का पोर्शन भी तैयार होगा, यहाँ से आपका कुछ कल्चर का पोर्शन भी तैयार होगा। जब इस बुक से आप तैयारी करेंगे जैनिज्म की, बुद्धिज्म की, तो आपको अपने आप ही आपका कल्चर भी वहां से तैयार होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, मौर्यन एज जब आप पढ़ोगे तो वहां पे मौर्यन पिलर्स के बारे में, अशोकन पिलर्स के बारे में पढ़ोगे, तो कल्चर भी आपका ऑटोमेटिकली तैयार होगा। और आपकी जो फाउंडेशन है आर एस शर्मा को कर वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। ठीक है, आर एस शर्मा को करके आपकी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। और फिर आर्ट एंड कल्चर के लिए देखो, आर्ट एंड कल्चर इंपॉर्टेंट है, काफी क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। आर्ट एंड कल्चर के लिए आप एनसीईआरटी है 11th क्लास की। देखो मैं नहीं कह रहा हूं कि आपको सभी एनसीईआरटी पढ़नी है 6ठी से लेकर 12वीं तक की, लेकिन जो एनसीईआरटी पढ़नी है वो मैंने यहाँ पर मेंशन कर रखी है। सिर्फ एनसीईआरटी 11th क्लास की इंट्रोडक्शन टू फाइन आर्ट्स, ठीक है, इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट इस एनसीईआरटी का नाम है। इसका भी मैं आपको कवर पेज दिखाऊंगा। तो आर्ट एंड कल्चर के लिए आप इसको कर सकते हैं। और दूसरी बुक जिसका नाम यहाँ पर नहीं लिखा है वो है नितिन सिंघानिया। आप नितिन सिंघानिया को एज अ रेफरेंस बुक रख सकते हैं। ठीक है, इसको भी आप कंसल्ट कर सकते हैं अगर आप चाहें। अदरवाइज यहाँ पे आर एस शर्मा प्लस इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट, ये जो एनसीईआरटी है 11th क्लास की, ये सफिशियंट रहने वाली है। ठीक है, इतनी सफिशियंट रहने वाली है, आप इसको पढ़िए, वहां से अपने नोट्स बनाइए और बार बार रिवाइज करिए, क्योंकि आपको पेपर देना है 2021 के अंदर और सब्जेक्ट तैयार करने के लिए बहुत सारे हैं। यूपीएससी का जो सिलेबस है इट्स लाइक एन ओशियन। ठीक है, ये एक समुद्र की तरह है, तो आपको बहुत सारा सिलेबस कवर करना है। इसलिए आपको चीजें सेलेक्टिवली पढ़नी है, आपको चीजें सेलेक्टिवली पढ़नी है। बुक लिस्ट जो है, हमेशा याद रखना, बुक लिस्ट जो है वो लिमिटेड होनी चाहिए। बुक लिस्ट हमेशा लिमिटेड होनी चाहिए ताकि आप उसको बार बार रिवाइज कर सकें, ताकि आप बार बार उसको रिवाइज कर सकें। लिमिटेड बुक लिस्ट होगी तो आप उसको रिवाइज भी कर पाएंगे। अब ज्योग्राफी की बात करते हैं। तो ज्योग्राफी कहां से तैयार करनी है? 11th एंड 12th की आपको एनसीईआरटी उठानी है, फिजिकल ज्योग्राफी एंड इंडियन ज्योग्राफी। इसका भी मैं आपको कवर पेज दिखाऊंगा। फिर फिजिकल ज्योग्राफी के लिए आप जीसी लियोंग की बुक आती है, गोहो चैंग लियोंग, तो इस बुक को आप कर सकते हैं। इसके अंदर बायोम्स ऑफ द वर्ल्ड दी हुई है और फिजिकल ज्योग्राफी के कॉन्सेप्ट यहाँ पर दिए हुए हैं। अच्छी किताब है जीएस प्रीलिम्स के लिए, जीएस मेंस के लिए, ऑप्शनल के लिए बिल्कुल भी, ठीक है, ऑप्शनल के लिए आप बिल्कुल भी डिपेंड नहीं कर सकते इस पे, लेकिन जीएस के लिए आप इस पर डिपेंड कर सकते हैं। 11th एंड 12th की एनसीईआरटी, तो ये आपको सारी चीजें, ठीक है, एनसीईआरटी आपको करनी ही करनी है। और फिर जीसी लियोंग को आप कंसल्ट कर सकते हैं, वहां से फिजिकल ज्योग्राफी जो है आप तैयार कर सकते हैं। अब देखो फिजिकल ज्योग्राफी जो है, ज्योग्राफी वाला पोर्शन यूट्यूब के अंदर मैं भी कवर करा रहा हूँ। आप वाईफाई स्टडी पे जाके, लिंक में भी उसका डिस्क्रिप्शन होगा, वहां पे फिजिकल ज्योग्राफी 2021 में जो अटेम्प्ट देने वाले हैं वहां पे हम उसको कवर करने वाले हैं और आपका ये पोर्शन वहां पर तैयार हो जाएगा। ठीक है, आप मेरी क्लासेस भी कर सकते हैं, लिंक है उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। अभी क्लासेस चल रही हैं, नवंबर के अंदर ये क्लासेस ही चल रही हैं। अब देखो इंडियन इकोनॉमी के लिए, इंडियन इकोनॉमी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंडियन इकोनॉमी से हर साल 15 प्लस क्वेश्चन यहाँ से आते ही आते हैं। ठीक है, स्कीम से, इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड इतना कुछ भारत की अर्थव्यवस्था में होता रहता है कि यहाँ से क्वेश्चन आने ही आने हैं। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आने ही आने हैं। तो आप इसके लिए जो रेफरेंस बुक है, आप रमेश सिंह का यूज कर सकते हैं, आप श्रीराम के नोट्स यूज कर सकते हैं। और यहाँ पर भी अगर आप चाहें तो एनसीईआरटी, और एनसीईआरटी भी 11th एंड 12th, एनसीईआरटी भी 11th एंड 12th की, 6ठी से लेकर 12वीं तक की जरूरत नहीं है, 11th एंड 12th की एनसीईआरटी आप यहाँ से देख सकते हैं। और वो भी अगर उसमें प्रेफरेंस है तो उसमें प्रेफरेंस है मैक्रो इकोनॉमिक्स की। ठीक है, जो मैक्रो इकोनॉमिक्स की एनसीईआरटी है 11th और 12th में, आपको वो करनी है अगर आपके पास समय है
और आपको अंडरस्टैंडिंग चाहिए तो इंडियाज इकोनॉमिक डेवलपमेंट 11th क्लास की एनसीईआरटी है, वहां पे आपको पता लग जाएगा कि इंडिया के आजाद होने के बाद से और जो 1991 में इंडिया के अंदर लिबरलाइजेशन हुआ तो उस फेज में क्या क्या हुआ है। तो ये सारी चीजें आपकी यहाँ से भी कवर हो जाएंगी श्री राम से या रमेश सिंह से, ठीक है। लेकिन अगर आप फिर भी चाहते हैं बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए तो आप एनसीईआरटी देख सकते हैं। और सीधा सीधा मैं तो कहूंगा कि जब आपको अंत में करनी ही रमेश सिंह है, जब आपको करना ही अंत में श्री राम से मटेरियल तैयार है, तो क्यों ना स्टार्टिंग ही इससे की जाए। अब देखो, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी, इस साल 16 क्वेश्चन आए। बिना एनवायरमेंट, बिना साइंस एंड टेक के यूपीएससी क्लियर नहीं कर सकते। अगर आपका साइंस एंड टेक तैयार नहीं है, आपका एनवायरमेंट तैयार नहीं है, तो यहां से आप मान के चलिए कि 30+ क्वेश्चन इस सेक्शन से आने वाले हैं और 1/3 पेपर लगभग इसी सेक्शन से आने वाला है। आप पूरे साल अगर यही पढ़ते रहेंगे और एनवायरमेंट को इग्नोर कर देंगे तो उसकी एक बहुत हैवी कॉस्ट हो सकती है। देखो यार, 2013 के अंदर क्या हुआ, 2013 के अंदर जो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का एग्जाम है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का जो एग्जाम है उसका प्रीलिम्स अब होने लगा है। उसका प्रीलिम्स अब यूपीएससी प्रीलिम्स के साथ होने लगा है। सिविल सर्विस एग्जामिनेशन का जो प्रीलिम्स है उसके साथ फॉरेस्ट सर्विस का प्रीलिम्स भी होने लगा है। और इस कारण से जो फॉरेस्ट वाले, एनवायरमेंट वाले जो क्वेश्चंस हैं वो अब ज्यादा आने लगे हैं, क्योंकि यूपीएससी को किनको जज करना है, यूपीएससी को जो फॉरेस्ट वाले बच्चे हैं उनको भी जज करना है, जो फॉरेस्ट सर्विसेज के एस्पिरेंट हैं। तो इसलिए एक अनबायसनेस, एक बायसनेस ना रहे, इसलिए यूपीएससी एनवायरमेंट से थोड़े से ज्यादा क्वेश्चन पूछती है और उसका कारण यही है, ठीक है। फॉरेस्ट, एनवायरमेंट, एग्रीकल्चर, यहां से क्वेश्चन आएंगे ही, क्योंकि फॉरेस्ट सर्विस का एग्जाम मर्ज हो गया है किसके साथ, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के प्रीलिम्स के साथ। तो एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी के लिए एनसीईआरटी बायोलॉजी, इसके लास्ट के 4 चैप्टर्स, इसके लास्ट के 4 चैप्टर्स 12th क्लास की एनसीईआरटी है, इसके लास्ट के 4 चैप्टर्स आपको करने हैं। यहाँ पे आपके सारे कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाएंगे। एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट हैं यहाँ पे आपके डेवलप होंगे। फिर शंकर आईएएस के फर्स्ट 4 चैप्टर्स, इसके अंदर भी स्टैटिक पोर्शन दिया हुआ है एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी का। और ये दोनों चीजें एनसीईआरटी बायोलॉजी प्लस शंकर, ये मैंने अपने यूट्यूब के लेक्चर्स में भी कंप्लीट की है वाईफाई स्टडी यूपीएससी के चैनल पर। आपको क्या करना है, चैनल पर जाना है, चैनल पे जाके प्लेलिस्ट सेक्शन में जाना है और प्लेलिस्ट सेक्शन के अंदर जाके वहां पे 32 लेक्चर्स हैं एनवायरमेंट के अंदर 32 घंटे के अंदर, ये दोनों चीजें और इससे कहीं ज्यादा हमने कवर किया है क्लासेस के अंदर। तो आप ये लेक्चर वहां से एक्सेस कर सकते हैं। क्या क्या करना है आपको, वाईफाई स्टडी पे जाओगे, वाईफाई स्टडी पे जाके फिर प्लेलिस्ट सेक्शन के अंदर वहां पे आपको ये प्लेलिस्ट मिल जाएगी जहां पे पूरी एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी, एनसीईआरटी क्लास 12th और शंकर आईएएस के पहले 4 चैप्टर और इससे कहीं ज्यादा हमने कवर किया है क्लास के अंदर। अब देखो, अब बात आई साइंस एंड टेक्नोलॉजी की। साइंस एंड टेक्नोलॉजी को कैसे प्रिपेयर करना है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी मेजरली आपको करंट अफेयर से ही करनी है, ठीक है। ये आपको न्यूज़पेपर से ही तैयार करनी है हर संडे को, ठीक है। हर संडे को सेक्शन आता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का हिंदू में, हिंदू के अंदर हर संडे को आता है। ओके, नासा का कौन सा नया मिशन लॉन्च हुआ है, कौन सी एक नई टेक्नोलॉजी लॉन्च हुई है, जैसे भी हाइपर लूप टेक्नोलॉजी ये न्यूज के अंदर थी। ओके, ग्रेविटेशनल वेव्स, ब्लैक होल के लिए नोबेल प्राइज मिला है इस साल, तो ब्लैक होल इंपॉर्टेंट है, आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। नासा का कोई नया मिशन लॉन्च होने वाला है, इंडिया का नया मिशन लॉन्च होने वाला है, इसरो क्या कर रही है, तो ये सारी चीजें जो भी करंट के अंदर चल रहा है टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, कोई नई मिसाइल लॉन्च हुई है, तो ये सारी चीजें जो भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हैं ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। और जो स्टैटिक पोर्शन है, स्टैटिक पोर्शन यूपीएससी कम पूछ रही है पिछले कुछ सालों से, लेकिन ये आप एनसीईआरटी से तैयार कर सकते हैं और इसके लिए जो 10th क्लास की साइंस एंड टेक की एनसीईआरटी है आप उसको पढ़ सकते हैं, ठीक है, आप उसको पढ़ सकते हैं। बाकी टेक्नोलॉजी का जो पोर्शन है ये आपको तैयार करना होगा न्यूज़पेपर से ही। हर संडे को हिंदू के अंदर साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक सेक्शन आता है, जैसे हाइपरलूप न्यूज में थी, जैसे इसरो न्यूज के अंदर रहती है और जैसे अभी ब्लैक होल्स न्यूज के अंदर थे। क्यों, क्योंकि फिजिक्स का नोबेल प्राइज मिला है ब्लैक होल्स की डिस्कवरी के लिए। तो ये सारी चीजें जो भी करंट अफेयर्स हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो भी करंट अफेयर हैं, तो वो सभी आपको पता होने चाहिए। और सिर्फ ये नहीं कि आपको उनको रटना है, आपको समझनी होगी। जो भी टेक्नोलॉजी न्यूज के अंदर है उसको आपको समझना होगा, उसके ऊपर जो भी आर्टिकल्स न्यूज के अंदर आ रहे हैं उन आर्टिकल्स को आपको पढ़ना होगा, वहां से नोट्स बनाने होंगे। तो आपको एग्जाम के अंदर जो भी क्वेश्चन मिलेंगे, चाहे वो क्रिस्पर कैस जीन से रिलेटेड हो, जिसके लिए भी केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज मिला है, तो ये सारी चीजें, क्रिस्पर कैस जो है, क्रिस्पर कैस जो जीन एडिटिंग टूल है,
ठीक है, जीन एडिटिंग टूल है, ये किस तरीके से वर्क करता है इसका बेसिक आपको पता होना चाहिए। ऐसी बायोटेक्नोलॉजी के अंदर है 3 पेरेंट बेबी टेक्निक, 3 पेरेंट बेबी। अब 3 पेरेंट बेबी से इस साल यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा 2020 के अंदर, और इसका दूसरा नाम उन्होंने यूज किया प्रो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी। तो 3 पेरेंट बेबी एंड प्रो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, ये दोनों सेम ही चीजें हैं, दोनों सेम ही चीजें हैं। और इस बार यूपीएससी ने पूछ लिया कि यार ये प्रो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी क्या है, तो यूपीएससी इस तरीके से करती रहेगी, ठीक है, यूपीएससी इस तरीके से करती रहेगी। तो ये सारी चीजें आपको करंट से ही तैयार होगी, आपकी मेजरली साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला जो पोर्शन है। और 10th की आप एनसीईआरटी कर सकते हो। 10th की एनसीईआरटी किस लिए, जो स्टैटिक पोर्शन है, स्टैटिक बायोलॉजी का पोर्शन है, जो केमिस्ट्री जितनी आपको आनी चाहिए, जो बेसिक फिजिक्स है, तो ये आप 10th की एनसीईआरटी से तैयार कर सकते हो। और यहाँ पे भी मैं कहूंगा कि 6ठी से लेकर 12वीं तक की आपको सारी एनसीईआरटी पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, ना ही इतना समय है, और ना ही आप इनको पढ़ेंगे तो उसके बाद इसको रिवाइज कर पाएंगे। तो क्यों ना पहले आप स्टैंडर्ड किताबें पढ़ें। एनसीईआरटी का रोल बिल्कुल है, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट नहीं है, एनसीईआरटी बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपका समय भी तो इंपॉर्टेंट है। और ये जो बुक है लक्ष्मीकांत हमेशा ही इंपॉर्टेंट होगी। आप सिर्फ एनसीईआरटी करके एग्जाम के अंदर नहीं जा सकते हो, लेकिन आप लक्ष्मीकांत पे रिलाई कर सकते हो कि यार मैंने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी तो मैं एग्जाम के अंदर जा सकता हूँ। ओके, बहुत बच्चे आपको ऐसे मिल जाएंगे, बहुत सारे बच्चे आपको मिल जाएंगे कि जो सिर्फ लक्ष्मीकांत करके जाते हैं, वो प्रीलिम्स में भी सफल हुए हैं और फिर बाद में मेंस में भी सफल हुए हैं। अब देखो करंट अफेयर्स की बात करते हैं। जो मेन सब्जेक्ट है हमने सारे कवर कर लिए, जो बेसिकली प्रीलिम्स के सब्जेक्ट थे सारे कवर कर लिए। अब देखो करंट अफेयर्स की बात करें तो आपको आदत डालनी है द हिंदू को रीड करने की 90 मिनट के अंदर। ऐसा नहीं है कि आप हिंदू को रीड कर रहे हैं और आप हिंदू की रीडिंग आप 3-4 घंटे द हिंदू को ही पढ़ रहे हैं, क्योंकि आपके पास समय की कमी है। टाइम इज अ रिसोर्स, ठीक है, टाइम इज अ रिसोर्स, और समय की आपके पास कमी है। आप ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते कि यार आप 3-4 घंटे द हिंदू को ही पढ़ रहे हैं सुबह से शाम तक, एक आर्टिकल में आपने 1 घंटा लगा दिया। नहीं, स्टार्टिंग में आपको टाइम लगेगा, बिल्कुल सबको टाइम लगता है द हिंदू पढ़ने में। तो स्टार्टिंग में आपको 2 घंटे लग सकते हैं, 3 घंटे लग सकते हैं, लेकिन आपको ये टाइम लाना है 90 मिनट के अंदर। आपको 90 मिनट के अंदर न्यूज़पेपर की एक रीडिंग ले लेनी है, और जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो ही आपको वहां से पढ़नी है। आपका कोई इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए कि अगर कहीं पे कोई मर्डर हो गया, कोई क्राइम की न्यूज है, ओके, या तेजस्वी यादव कुछ बोल रहे हैं, तो वो सब आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि अगर यूपीएससी ने कुछ बोला है, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बोला है, कोई नया बिल पास हुआ है, ठीक है, या कोई सिक्योरिटी एजेंसी न्यूज के अंदर है, इंडियन आर्मी की वहां पे बात हो रही है, ओके, आरबीआई की वहां पर बात हो रही है, या सीबीआई की वहां पर बात हो रही है, तो ये सारी चीजें, किसी हाई कोर्ट का जजमेंट आया है इंपॉर्टेंट, तो ये चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। किसी पार्लियामेंट्री कमेटी ने कुछ कहा है, तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हो जाएंगी। तो न्यूज़पेपर के अंदर भी क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी बात मैं एक बार और करूंगा थोड़ी देर में, ठीक है। उसके जब यूपीएससी सिलेबस की बात करेंगे तो द हिंदू को 90 मिनट के अंदर कैसे पढ़ना है मैं वो भी आपको बताऊंगा। और फाइनली देखो, कई बार क्या होता है कि न्यूज़पेपर के अंदर आपकी कुछ चीजें मिस हो गई। आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, कुछ चीजें आपकी मिस हो गई, तो आप क्या कर सकते हैं, जो मंथली मैगजीन आती है जिसमें करंट अफेयर का कंपाइलेशन है, या फिर यूट्यूब के अंदर भी अनअकैडमी पर भी जो मंथली कंपाइलेशन है वो मिलते हैं, तो आप वहां से चीजों को फिर कवर कर सकते हैं, ठीक है। एक बार आपका वहां से भी रिवाइज हो सकता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं करना कि आप डिपेंड करने लगे कि यार जब यूट्यूब पे पूरा जो मंथली कंपाइलेशन आएगा मैं बस वहीं से ही पढ़ लूंगा, तो वो एक गलत स्ट्रेटेजी है। हिंदू पढ़ने की आदत कभी भी मत छोड़िए, ठीक है, हिंदू पढ़ने की आदत कभी भी मत छोड़िए, क्योंकि जो चीज आप खुद से जो न्यूज़पेपर को पढ़ते हैं ना, उस तरीके से कोई कोई भी आपको नहीं बताने वाला। और हमको रटना नहीं है, हमारा प्रोसेस क्या है, यूपीएससी क्या करना चाहती है, वो आपकी अंडरस्टैंडिंग चेक करेगी, हमको समझ के सारी चीजों को करना है। अब थोड़ा सा देखो उस सेक्शन को देखते हैं जो सिर्फ और सिर्फ आता है मेंस के अंदर। प्रीलिम्स और मेंस की कोई अलग तैयारी नहीं है, मेंस के अंदर थोड़े से एक्स्ट्रा सब्जेक्ट है। बाकी जो अब तक पॉइंट नंबर 9 तक जितना भी है ये प्रीलिम्स मेंस के लिए, ये दोनों चीजें सेम ही है। बस मेंस के अंदर क्या आएगा, सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, थोड़ा एनालिटिकल टाइप ऑफ क्वेश्चन आएंगे जहां पे आपकी समझ चेक होगी। और प्रीलिम्स के अंदर क्वेश्चन कैसे आएंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप, आपको या तो आंसर पता है या नहीं पता, ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे, यानी कि क्वेश्चन भी आपकी आंखों के सामने है और उसका सही आंसर भी आपकी आंखों के सामने है, वहां पे बस आपको सही आंसर को आइडेंटिफाई करना है अपने नॉलेज का यूज करके। मेंस के अंदर क्या हो जाएगा, आपसे एक सवाल पूछा जाएगा,
आपको अपनी एग्जिस्टिंग नॉलेज को अपनी राइटिंग के थ्रू एग्जामिनर को शो करना है कि आप कितने इंटेलिजेंट हैं। आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग शो करनी है एग्जामिनर को, किससे? अपने राइटिंग स्किल से। इसलिए मेंस के अंदर राइटिंग स्किल्स का एक रोल है, आपकी ग्रामर कितनी अच्छी है, ठीक है, आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंस तो नहीं बनाते, सिंपल सेंटेंस फॉर्मेशन आपकी है, ज्यादा ग्रामेटिकल एरर नहीं करते, कंटेंट आपका अच्छा है, आपने अच्छे से तैयार किया है, तो मेंस के अंदर डेफिनेट है कि आपको मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, फिर मेंस के अंदर मार्क्स मिलते हैं। तो देखो मेंस के अंदर जो आपको अलग से तैयार करना है वो है वर्ल्ड हिस्ट्री। वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए आप एनसीईआरटी कर सकते हैं, एनसीईआरटी बाय अर्जुन देव, या फिर नॉर्मन लॉ। नॉर्मन लॉ वर्ल्ड हिस्ट्री की बुक है, एक एडवांस बुक है, अगर आप एडवांस लेवल पे पढ़ना चाहते हैं तो आप नॉर्मन लॉ को पढ़ सकते हैं। बाकी प्रतीक नायक सर के लेक्चर हैं अनअकैडमी पर, प्रतीक नायक सर अनअकैडमी पर हैं, आप यहाँ से भी वर्ल्ड हिस्ट्री को तैयार कर सकते हैं। एथिक्स के लिए आप लेक्सिकॉन, लेक्सिकॉन जो बुक है, ये बुक अच्छी है एथिक्स के लिए, आप इसका यूज कर सकते हैं। आप अनअकैडमी से भी एथिक्स को तैयार कर सकते हैं, काफी अच्छे अच्छे टीचर जो हैं अनअकैडमी पर एथिक्स को कंप्लीट करा रहे हैं, आप वहां से भी इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया, देखो पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया बेटर है कि आप अनअकैडमी से तैयार करें, और बुक आप ले सकते हैं इंडिया आफ्टर गांधी। तो इंडिया आफ्टर गांधी आपको लेने की जरूरत नहीं है यार, ये एक बहुत बल्कि बुक है, इसके अंदर बहुत ज्यादा पेजेस हैं, और पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया से जो मार्क्स आएंगे मैक्सिमम 20 मार्क्स, 40 मार्क्स, इतने मार्क्स के क्वेश्चन आ सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। और आप उसके लिए 600 पेज की किताब पढ़ें, वो समझदारी बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, वो समझदारी बिल्कुल भी नहीं है। हर कोई कहता है कि यार स्मार्ट वर्क करो, हर कोई कहता है कि स्मार्ट वर्क करो, लेकिन स्मार्ट वर्क क्या है? स्मार्ट वर्क है कि कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। भाई पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया में आप 600 पेज की किताब पढ़ोगे और उसके बाद वहां से 25 नंबर का सवाल आ गया, और वो भी फिर आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 600 पेज की किताब को रिटेन करना ये भी एक बहुत बड़ा टास्क है। तो या तो आप सेलेक्टिवली रीड करिए इंडिया आफ्टर गांधी को, इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस को, या फिर आप अनअकैडमी से, ठीक है, अनअकैडमी से किसी एक एजुकेटर का एक्सपीरियंस यूटिलाइज करिए और वहां से आप पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया को तैयार कर ले, तो वो एक बेटर स्ट्रेटेजी है, यही एक स्मार्ट वर्क है। फिर डिजास्टर मैनेजमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट ये भी आप अनअकैडमी से तैयार कर सकते हैं। बाकी डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए कोई स्टैंडर्ड बुक यहाँ पे बताना मुश्किल होगा, लेकिन 2013 में डिजास्टर का एक योजना एडिशन आया था। ठीक है, डिजास्टर मैनेजमेंट का एक योजना, योजना मैगजीन है ना, सभी बच्चों को पता होगा योजना मैगजीन, तो योजना मैगजीन का 2013 का एक एडिशन आया था, आप इसको कर सकते हैं। उसके अंदर पूरा डिजास्टर मैनेजमेंट कवर किया हुआ है, और एक अंडरस्टैंडिंग के लिए, एक अच्छा आंसर लिखने के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उसको कर सकते हैं। अब देखो कि प्रिपरेशन स्टार्ट कैसे करनी है। बुक लिस्ट तो आपके पास हो गई, बुक लिस्ट मैंने आपको कंप्लीट बता दी, और बुक लिस्ट के अंदर मैंने आपको ये भी बता दिया कि भाई परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि छठी से 12वीं तक की हर सब्जेक्ट की ही आपको एनसीईआरटी करनी होगी, ये बिल्कुल भी नहीं है। तो बुक लिस्ट अब आपके पास लिमिटेड है, हर सब्जेक्ट की आपको एक लिमिटेड बुक लिस्ट मैंने बताई है, और उसी को आपको प्रिपेयर करना है। अब स्टार्ट कैसे करना है? सबसे पहले आप उस सब्जेक्ट से स्टार्ट करिए कि जिसको पढ़ने में आपको मजा आता है, क्योंकि आपको धीरे धीरे, ऐसा नहीं है कि आप पहले दिन से ही 8 घंटे पढ़ लेंगे, आप पहले दिन से ही 8 घंटे पढ़ लेंगे, ऐसा नहीं होगा। तो स्टार्ट करिए आप उस सब्जेक्ट से जिसको पढ़ने में आपको मजा आ रहा है, जिसको आप लंबे टाइम के लिए पढ़ सकते हैं बिना बोर हुए, जिसको आप स्टडी कर सकते हैं फॉर लॉन्ग आवर्स विदाउट गेटिंग बोर्ड। तो आप स्टार्ट कर सकते हैं पॉलिटी से, लक्ष्मीकांत से आप स्टार्ट कर सकते हैं, हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग आप पढ़ेंगे, और उसके बाद इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जानेंगे, तो यहां से आपकी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। अगर आपको इसमें इंटरेस्ट नहीं है तो आप बिपिन चंद्र से स्टार्ट कर सकते हैं, मॉडर्न इंडिया की, आप इंडियन इंडिपेंडेंस जो है उसकी पूरी कहानी को जान सकते हैं इस किताब से। तो जहां पे भी आपका इंटरेस्ट है आप वहां से शुरुआत करें, और कोशिश करें कि आप कोर सब्जेक्ट से ही शुरुआत करें। कोर सब्जेक्ट से मतलब है पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इकोनॉमी। ठीक है, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इकोनॉमी, ये बेसिकली आपके पिलर सब्जेक्ट्स हैं, ये यूपीएससी की प्रिपरेशन के स्तंभ हैं, पिलर हैं ये आपकी यूपीएससी की प्रिपरेशन के। और देखो जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, आप तैयारी किसकी कर रहे हो? यूपीएससी की। और यूपीएससी एक सिलेबस देती है प्रीलिम्स के लिए और मेंस के लिए। प्रीलिम्स का सिलेबस कोई लंबा चौड़ा नहीं है, प्रीलिम्स का सिलेबस सिंपल सा है, लेकिन आप क्या करें, प्रीलिम्स और मेंस दोनों के ही सिलेबस का प्रिंट आउट निकालें।
इन दोनों का ही आपको प्रिंट आउट निकालना है। और जो मेंस का सिलेबस है, प्रीलिम्स का सिलेबस आपको याद रहेगा, वो एक लंबा चौड़ा सिलेबस नहीं है। जो मेंस का सिलेबस है आपको प्रिंट आउट निकाल के डेली डेली 1 महीने के लिए आप उसको बस पढ़िए, याद करने की कोशिश मत करिए, और उसको पढ़िए, समझने की कोशिश करिए कि क्या क्या चीजों को सिलेबस के अंदर रखा गया है। तो सिलेबस थोड़ा बल्कि है, आपको एक दिन के अंदर वो याद नहीं होगा। कम से कम आप एक हैबिट बनाइए कि डेली आपको उसकी रीडिंग करनी है। जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4, उसके लिए यूपीएससी ने जो सिलेबस दिया है आप एक बार उस पर निगाह मारिए, और ये काम आपको 1 महीने तक करना है। ठीक है, आप सभी आईएएस बनना चाहते हैं तो सिलेबस, जो सिलेबस है यूपीएससी का, ये आपके दिमाग में छपा हुआ होना चाहिए। 1 महीने का मतलब यही है कि 1 महीने तक आप बार बार उस पर निगाह मारेंगे, बार बार उसकी एक रीडिंग लेंगे। वो इसलिए ही ताकि ये सिलेबस जो है, ये सिलेबस आपके दिमाग पर छप जाए। ठीक है, ये सिलेबस आपके दिमाग पर छपा होना चाहिए। और इसीलिए कह रहा हूं कि सिलेबस का प्रिंट आउट निकालो, उसको अलमारी पे चिपका लो, दीवार पे चिपका लो, या हमेशा अपनी फाइल के अंदर सिलेबस को रख लो, ताकि वो आपकी आंखों के सामने रहे, आप उसको पढ़ सको। वो आपके दिमाग के ऊपर छपा होना चाहिए। सिलेबस शुड बी इम्प्रिंटेड ऑन योर माइंड। अब देखो, इसके बाद जब सिलेबस आपके दिमाग में होगा, और जब कोर सब्जेक्ट की, आपको पॉलिटी की थोड़ी थोड़ी समझ आपकी बन गई है, इकोनॉमी की आपकी थोड़ी थोड़ी समझ बन गई है, ज्योग्राफी में आपकी थोड़ी समझ बन गई है, उसके बाद जब आप देखो न्यूज़पेपर पढ़ोगे ना, आपको पता चल जाएगा यार कौन सी न्यूज इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कौन सी न्यूज इंपॉर्टेंट है ये आपको अपने आप पता लग जाएगा, क्योंकि आपके दिमाग में सिलेबस है। आपको न्यूज पढ़ते ही पता लग जाएगा, अच्छा यार ये जीएस पेपर 1 का टॉपिक है, तो ये जीएस पेपर 2 का टॉपिक है, ये जीएस पेपर 3 का टॉपिक है। अगर आपको सिलेबस पता है तो न्यूज देख के आपको पता लग जाएगा कि ये न्यूज मेरे लिए इंपॉर्टेंट है या नहीं है। ठीक है तो कुछ भी जो चीज है, जो भी न्यूज़पेपर के अंदर है, इजीली आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है या नहीं है। लेकिन उसके लिए आपके दिमाग में जो सिलेबस है, आपके दिमाग में सिलेबस एनग्रेव होना चाहिए। सिलेबस आपके दिमाग में, ठीक है, पत्थर जैसे पत्थर पे लकीर हो जाती है, ऐसे सिलेबस आपके दिमाग में हो जाना चाहिए। अब देखो, यह है लक्ष्मीकांत। अब मैं डिटेल में आपको बताता हूं कि लक्ष्मीकांत को आप कैसे पढ़ेंगे। ये लक्ष्मीकांत है, काफी बल्कि बुक है देखने में। ठीक है, 600+ पेजेस इसके अंदर भी आपको मिलेंगे, लेकिन इससे घबराने की जरूरत नहीं है। ये बुक जिस तरीके से लिखी हुई है, ये बुक लगता है कि आप नोट्स पढ़ रहे हैं, आप बहुत ही ज्यादा स्ट्रक्चर्ड नोट्स पढ़ रहे हैं। भले ही ये आपको ज्यादा लगेगी, ठीक है, देखने में ज्यादा लग सकती है, लेकिन पढ़ने में ये आसान है, पढ़ने में उतनी ही आसान है, और इसको आप जल्दी जल्दी रीड भी कर पाते हो। ये नोट्स की तरह ही लिखी हुई है, स्ट्रक्चर्ड किताब है, और सब कुछ ही इसके अंदर इंपॉर्टेंट है, हर लाइन इसकी इंपॉर्टेंट है, पढ़ने में आसान है, और आप इसको इजीली पढ़ भी लोगे 1 महीने के अंदर। 1 मंथ टाइम में आप इसको पढ़ सकते हो। अगर आपकी रीडिंग स्पीड अच्छी है, 1 महीने के टाइम में आप इसको पढ़ सकते हो, वो भी समझकर। रीडिंग नहीं लेनी है, ठीक है, समझकर आप इसको कंप्लीट कर सकते हो, समझ के साथ। और स्टार्टिंग में जिन चीजों पर आपको फोकस करना है इस किताब के अंदर, जो फर्स्ट टाइम में चीजें आपको सारी कवर करनी है, तो वो चीजें हैं हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग, कि भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन का प्रेजेंट स्वरूप है, वो ऐसा किस लिए है, क्या क्या कारण थे, हिस्ट्री में ऐसे क्या क्या कारण रहे हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो फाइनल स्वरूप है वो इस तरह का बना, किस तरीके से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना, ड्राफ्टिंग कमेटी कैसे बनी। तो ये सारी जो एक ब्रीफ हिस्ट्री है इस किताब के अंदर आपको मिल जाएगी। फिर उसके बाद भारत के संविधान के बेसिक फीचर्स, फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, सेंटर स्टेट रिलेशन, यूनियन गवर्नमेंट, यूनियन एग्जीक्यूटिव, उसके अंदर प्रेसिडेंट भी आप पढ़ोगे, आप पार्लियामेंट पढ़ोगे, ठीक है, बजट कैसे पास होता है, ये सारी चीजें पढ़ोगे। स्टेट गवर्नमेंट, गवर्नर का क्या रोल है, सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के बारे में जो है सब कुछ आप पढ़ोगे, जजेस को कौन अपॉइंट करता है, जो इंपॉर्टेंट केसेस थे, फर्स्ट जजेस केस, सेकंड जजेस केस, थर्ड जजेस केस, तो ये सारी चीजें आपको लक्ष्मीकांत से कवर हो जाएंगी। हाई कोर्ट्स, हाई कोर्ट्स आप पूरा कवर करेंगे यहाँ से, म्यूनिसिपैलिटी एंड पंचायत। तो ये कुछ पोर्शन है जो आपको करना ही करना है फर्स्ट रीडिंग जब आप करें, तो ये सारी चीजें आप कवर करें एक अंडरस्टैंडिंग के साथ। ठीक है, सिर्फ पढ़ना नहीं है, आपको समझना है, पढ़ना है। तो फर्स्ट के अंदर, फर्स्ट टाइम जब आप इसकी रीड करेंगे, फर्स्ट टाइम जो आप रीडिंग लेंगे 1 महीने के अंदर, तो चीजों को आपको समझ के उनको पढ़ना है। उसके बाद जब आप इसको सेकंड टाइम आप इसको रिवाइज करने के लिए आओगे, तो सेकंड टाइम में आप देखोगे कि आपको 1 महीने का टाइम नहीं लगेगा। आप, ठीक है, 10-15 दिन के अंदर इसको
आप एक रिवीजन इसका कर दोगे 10-15 दिन के अंदर, जो आप इसका सेकंड रिवीजन करोगे उसमें चीजें आपके दिमाग में क्लियर होने लगेंगे। आपको ज्यादा क्लैरिटी के साथ सब कुछ इंडियन पॉलिटी के अंदर जितना कुछ है वो बहुत ज्यादा क्लैरिटी के साथ समझ में आने लगेगा। तो सेकंड रीडिंग आपकी 10-15 दिन में हो जाएगी। फिर जब आप थर्ड टाइम इसको पढ़ोगे तो आपको हफ्ता 10 दिन, 7 से 10 दिन के अंदर आप इसको रिवाइज कर लोगे। और उसके बाद जब आपका एक बेस तैयार है, जब आपका एक बेस तैयार हो जाएगा, उसके बाद आप अपनी तैयारी का आकलन भी कर सकते हो। एक एक चैप्टर करके आप उसके क्वेश्चंस देख के वैसे भी चैप्टर वाइज अपनी तैयारी का आकलन कर सकते हैं। अदरवाइज इस तरीके से आप कंप्लीट करने के बाद आप उसके बाद टेस्ट से अपनी तैयारी का आकलन कर सकते हैं। आप उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर सकते हैं। आप उसमें मार्केट के अंदर जो भी टेस्ट सीरीज अवेलेबल हैं उनको उठा के वहां से आप अपनी अंडरस्टैंडिंग को चेक कर सकते हैं। सेक्शनल टेस्ट जो होते हैं तो वो आप बिल्कुल कर सकते हैं। और जब आप टेस्ट देंगे तब आपको पता चलेगा कि यार मैंने 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए और 20 में से मैं सिर्फ 12 ही सही कर पाया हूँ, 8 क्वेश्चन मेरे गलत हो गए। तो वहां पे आपको पता चलेगा कि आपके कॉन्सेप्ट में कुछ कमियां हैं। तो जो आपके कॉन्सेप्ट में कमियां हैं, जैसे मान लीजिए आपकी सेंटर स्टेट रिलेशन के क्वेश्चन आपने गलत किए, तो आपको पता है कि सेंटर स्टेट रिलेशन में चीजें मेरी कमजोर हैं, तो आप लक्ष्मीकांत खोलोगे, सेंटर स्टेट रिलेशन में जाओगे और वहां से उसको रिवाइज करोगे। आपकी क्लैरिटी और ज्यादा बढ़ेगी सेंटर स्टेट रिलेशन को लेके। अगर आप सवाल गलत कर देते हैं सुप्रीम कोर्ट को लेके, तो फिर आप लक्ष्मीकांत खोलोगे, सुप्रीम कोर्ट को आप पढ़ोगे और जो आपके अंडरस्टैंडिंग में कमी थी वो टेस्ट के माध्यम से आपकी दूर हो जाएगी। समझ आया कैसे करना है? पहली रीडिंग पहले आप समझते हुए पढ़िए। दूसरी बारी आप पढ़ेंगे, एक और रिवीजन करेंगे 10-15 दिन के अंदर। तीसरी बारी पढ़ेंगे तो 7 से 10 दिन के अंदर आप इसका रिवीजन कर लेंगे। आप उसके बाद टेस्ट पर जाइए। टेस्ट में देखिए कि आप कितने क्वेश्चन स्कोर कर पा रहे हैं, कितने क्वेश्चन आप करेक्ट कर पा रहे हैं। उसके बाद टेस्ट देने के बाद आपको पता चलेगा कि यार मेरे कॉन्सेप्ट में कुछ कमियां हैं। फिर उन कॉन्सेप्ट को आप वापस से रिवाइज करेंगे लक्ष्मीकांत के अंदर जाके। तरीका यही है। देखो, एक बुक के अराउंड ही आपकी सारी तैयारी है। आपको बार बार बुक चेंज नहीं करनी है, बार बार आपको यूट्यूब पे नहीं जाना है कि अभी मैं इन सर के लेक्चर कर रहा हूँ, अभी मैं इन सर से मैंने प्रेसिडेंट पढ़ा था, अब यहाँ से मैं गवर्नर को कर रहा हूँ। तो उस तरीके से करके आपकी होलिस्टिक तैयारी नहीं होगी, वो भटकाव ज्यादा है। तो हमें भटकना नहीं है। एक बुक आपके लिए सफिशियंट है आपको पार लगाने के लिए। ठीक है, यहीं से आप सब्जेक्ट की मास्टरी कर सकते हैं। और जो भी टीचर पॉलिटी पढ़ा रहे हैं उनको इसी बुक की मास्टरी है। इस बुक के साथ साथ वो चीजों को न्यूज़पेपर से रिलेट कर पाते हैं। कोई नया जजमेंट आया है तो टीचर आपके सामने उसको लेकर आते हैं। ओके, तो क्योंकि उनकी टिप्स पे है ये किताब, इसी कारण से वो उसको करंट अफेयर से भी रिलेट कर पाते हैं और वो चीजें आपके सामने लेकर आ रहे हैं। तो आपको एक बुक के अराउंड अपनी तैयारी को प्रिपेयर करना है, आपकी तैयारी बहुत जबरदस्त हो जाएगी। अब देखो मॉडर्न इंडिया के अंदर क्या है। ये है ओल्ड एनसीईआरटी। ये है एनसीईआरटी बाई बिपिन चंद्रा। ठीक है, या तो आपको मार्केट के अंदर ये मिल जाएगी, इसकी फोटोकॉपी मिल जाएगी इस कवर के साथ, इसका कवर देख लो, टेक्स्ट बुक ऑफ हिस्ट्री फॉर क्लास 12। या फिर अभी अमेजोन पे भी अवेलेबल है इस कवर के साथ में। ठीक है, दोबारा से ये छपी है, पब्लिकेशन ने दोबारा छापी है। तो कंटेंट इसके अंदर और इसके अंदर सेम है। ठीक है, इसके अंदर भी सेम कंटेंट है और इसके अंदर भी सेम ही कंटेंट है। बस ये एनसीईआरटी है, ये इस फॉर्म में आपको मिलेगी और ये दोबारा छापी है ओरिएंट ब्लैक स्वान ने, नए पब्लिशर ने इसको छापा है एक नए रूप में। तो आप इन दोनों में से किसी को भी कर सकते हैं, किसी को भी आप पढ़ सकते हैं और ये किताब आप 10 से 15 दिन के अंदर पढ़ सकते हैं। 10 से 15 दिन के अंदर आप इसको पढ़ सकते हैं, चीजें आपको समझ भी आएंगी, भारत को आजादी कैसे मिली वो आपको काफी क्लियर होगा। और फिर आप फाइनली स्पेक्ट्रम पर आ सकते हैं। ठीक है, स्पेक्ट्रम ये राजीव अहीर ने लिखी है। राजीव अहीर एक आईपीएस हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये उनके एक तरह से आप नोट्स ही समझिए, उन्होंने अपने नोट्स को किताब के अंदर कन्वर्ट कर दिया। तो आप स्पेक्ट्रम पढ़ सकते हैं। स्पेक्ट्रम आपको करनी ही करनी है, प्रीलिम्स और मेंस। आपको इसी का ही बार बार रिवीजन करना है। आप फिर स्पेक्ट्रम को भी 10-15 दिन के अंदर पढ़ेंगे, या आपको 20 दिन भी लग सकते हैं, थोड़ी सी बल्कि बुक है। तो उसके बाद फिर इसकी भी आपको फर्स्ट रीडिंग के बाद एक सेकेंड रीडिंग लेनी होगी ताकि आपके कॉन्सेप्ट जो है रिवाइज हो सके। उसके बाद आप टेस्ट पर आओगे। टेस्ट के अंदर आप देखोगे कि कितनी चीजें आपको ध्यान है, कितने कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हैं। और टेस्ट करने के बाद आप वापस से बुक के अंदर जाओगे, जो भी चीजें आपकी कमजोर होंगी वापस से फिर आप बुक के अंदर जाओगे। प्रोसेस हर सब्जेक्ट का यही है
यहाँ पे भी देखो मैंने एक ही बुक के अराउंड, ठीक है, एक मैक्सिमम 2 बुक के अराउंड आपकी पूरी प्रिपरेशन इसके अराउंड ही होनी चाहिए। फर्स्ट रिवीजन, सेकंड रिवीजन, टेस्ट, फिर थर्ड रिवीजन, टेस्ट, फोर्थ रिवीजन। प्रोसेस समझ में आ रहा है? पहली बार पढ़िए, दूसरी बार रिवाइज करिए, फिर आप टेस्ट पर जाइए, फिर उसके बाद देखिए आपके कॉन्सेप्ट में कहाँ कमी है, फिर आप दोबारा से जो आपके कमजोर पोर्शन है उनको रिवाइज करिए। तो इसी तरीके से आपको चलना है और आपके जो कॉन्सेप्ट है रिफाइन होते रहेंगे, आपकी तैयारी मजबूत होती रहेगी और आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है, आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो आसमान छूता रहेगा। ठीक है, जितना ज्यादा आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा उतनी ही बेटर आपकी परफॉर्मेंस होने वाली है, बशर्ते आप ओवर कॉन्फिडेंट ना हो जाए। ठीक है, कॉन्फिडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्फिडेंस जितना ज्यादा है परफॉर्मेंस आपकी उतनी ही अच्छी होगी। लेकिन अगर आप ओवर कॉन्फिडेंट हैं तो आप मेहनत करनी बंद कर देंगे, आप एरोगेंस आपके अंदर आ जाएगी और ओवर कॉन्फिडेंस में कई बार गलतियां होती हैं। अब देखो एंशिएंट इंडिया के लिए मैंने आपको बताई थी आर एस शर्मा। एंशिएंट इंडिया के लिए मैंने आपको बताई है आर एस शर्मा। तो आर एस शर्मा जो ओल्ड एनसीईआरटी है, देखो 11th क्लास की एनसीईआरटी है आर एस शर्मा, इसका पुराना कवर इस तरह का है और सेम ही कंटेंट अब नए तरीके से ऑक्सफोर्ड ने इसको छापा है, इंडियाज एंशिएंट पास्ट के नाम से। ये आपको अमेजोन के ऊपर मिल जाएगी। ठीक है, ये आपको अमेजोन के ऊपर मिल जाएगी और दोनों के अंदर कंटेंट सेम है। आप किसी को भी परचेज करिए और बेसिकली ये किताब भी आप, ठीक है, 10 से 15 दिन के अंदर इसको भी आप पढ़ सकते हैं। ओके, जब आप लक्ष्मीकांत को कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद मॉडर्न इंडिया को कंप्लीट कर लेंगे तो आपकी रीडिंग स्पीड भी अच्छी हो जाएगी, आप इसको भी 10 से 15 दिन के अंदर पढ़ पाएंगे। ठीक है, आपकी रीडिंग स्पीड ऑलरेडी इंप्रूव हो चुकी है, इसको आप 10 से 15 दिन के अंदर कर लेंगे। और यहाँ पे भी सेम ही प्रोसेस है, एक बार पढ़ेंगे, फिर उसको सेकंड बार पढ़ेंगे, रिवाइज करेंगे, टेस्ट करेंगे। अब ऐसे ही देखो आर्ट एंड कल्चर के लिए यहाँ पे नितिन सिंघानिया आपकी रेफरेंस बुक है और आप इसको प्रिपेयर करिए एनसीईआरटी से। आर एस शर्मा करने के बाद जो एनसीईआरटी है 11th क्लास की एन इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट, आप इसको कर सकते हैं। आपको यहाँ से पढ़ना है, पतली सी एनसीईआरटी है, आप इसको पढ़ पाएंगे आराम से। इसको आप एक हफ्ते के अंदर, 7 दिन के अंदर आप इसको पढ़ देंगे। ओके, और आपकी आर एस शर्मा कंप्लीट हो चुकी है तो इसमें आपको समझ भी ज्यादा आएगा। आप जो पहली जो रीडिंग होगी उसमें आपको बहुत ज्यादा समझ में आएगा और नेक्स्ट टाइम आप इसको 3-4 दिन के अंदर ही रिवाइज कर लेंगे। आप इसको 3-4 दिन के अंदर रिवाइज कर पाएंगे और आपको अगर लगता है कि यार कुछ पोर्शन मुझे किसी और बुक को कंसल्ट करना है तो आप ये बुक लेके रख सकते हो, नितिन सिंघानिया। आपके पास टाइम है तो आप इस बुक में भी थोड़ा टाइम इन्वेस्ट कर सकते हो। जो चीजें आपको लगता है कि थोड़ी मेरी कमजोर है या मुझे किसी और बुक की रिक्वायरमेंट है तो आप नितिन सिंघानिया को ले सकते हैं, इसको आप एक एडवांस बुक समझिए। अब देखो ज्योग्राफी की बात करें तो ज्योग्राफी के अंदर ये इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट और ये फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, ये दोनों एनसीईआरटी आपको करनी है। ठीक है, ये 11th क्लास की एनसीईआरटी, ये भी 11th क्लास की एनसीईआरटी है। 12th क्लास के अंदर ह्यूमन ज्योग्राफी वो सब है और ये जीसी लियो, आप जीसी लियोन कर सकते हैं फिजिकल ज्योग्राफी के लिए और बायोम्स वाला जो पोर्शन है इसके अंदर कवर किया हुआ है। और आपके पास एक और ऑप्शन है जो फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी है। फिजिकल ज्योग्राफी में कंप्लीट करा रहा हूँ, लेक्चर सीरीज चल रही है वाईफाई स्टडी यूपीएससी के चैनल पर और इसका लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर। लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मिल जाएगा। सारी चीजों को बहुत ही आसानी से समझाने की कोशिश की है और सारी चीजें आपको इमेजेस के थ्रू समझाने की कोशिश की है, कुछ भी रटवाया नहीं है। सारी चीजें बहुत ही आसानी से समझाई हैं, तसल्ली से समझाई हैं। आप ये लेक्चर देख सकते हैं, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इसके अंदर फिजिकल ज्योग्राफी हम कंप्लीट करने वाले हैं। कुछ पोर्शन अगर बाद में समय रहेगा तो हम इंडियन ज्योग्राफी भी यहाँ से करेंगे। ओके, जीसी लियोन के कॉन्सेप्ट भी यहाँ पर कवर होंगे, जीसी लियोन के कॉन्सेप्ट भी यहाँ पर कवर होंगे। तो एनवायरमेंट एंड ज्योग्राफी आप वाईफाई स्टडी के यूपीएससी चैनल पर जाकर वहां पे देख सकते हैं। प्लेलिस्ट के अंदर ज्योग्राफी और एनवायरमेंट दोनों चीजें आपको मिल जाएंगी। अब देखो इंडियन इकोनॉमी के लिए रमेश सिंह यहाँ पे है। ठीक है, रमेश सिंह की बुक यहाँ पर है और यहाँ पे 12th की एनसीईआरटी, यहाँ पे जो 12th की एनसीईआरटी है मैक्रो इकोनॉमिक्स की जो एनसीईआरटी है आप उसको कर सकते हैं। और साथ ही साथ रेफरेंस के लिए आप ये डिक्शनरी लेकर रख सकते हैं, डिक्शनरी ऑफ इकोनॉमिक्स बाय पेंगुइन। अब इस डिक्शनरी का क्या रोल है? देखो यार, इकोनॉमी के अंदर कुछ टर्म्स आती हैं, न्यूज़पेपर के अंदर आपने कोई टर्म पढ़ी आपको नहीं पता है
ठीक है, सेकेंडरी मार्केट, प्राइमरी मार्केट, इस तरीके से जो टर्म्स हैं, इकोनॉमिक टर्म्स जो भी न्यूज़पेपर के अंदर है, तो वो सब कुछ आपको इस डिक्शनरी के अंदर मिल जाएंगे। ठीक है, जीडीपी डिफ्लेटर कोई भी चीज है तो इस डिक्शनरी के अंदर आपको इजीली मिल जाएगी। आप चाहे तो इसको लेके रख सकते हैं, अदरवाइज ऐसा नहीं है कि ये इंडिस्पेंसेबल है, मतलब कि बिना इसके काम नहीं चलेगा, ऐसा भी नहीं है। लेकिन आप इसको अंडरस्टैंडिंग के लिए लेके रख सकते हैं। इंडियन इकोनॉमी बाय रमेश सिंह, ये एक इंपॉर्टेंट किताब है, आप इसको एनसीईआरटी के साथ मिलाकर पढ़ सकते हैं। और जो श्री राम का मैंने मटेरियल बताया था, आप श्री राम का मटेरियल भी यहाँ पर देख सकते हैं। बुक लिमिटेड है, ठीक है, देखो बुक्स जो है, बुक्स हमारे पास लिमिटेड होनी चाहिए और उसके रिवीजन मल्टीपल होने चाहिए। यूपीएससी के अंदर एक ही मूल मंत्र है, बुक्स आपके पास लिमिटेड हो और उसका रिवीजन आपने मल्टीपल टाइम्स किया हो, कि उसका रिवीजन मल्टीपल टाइम्स किया हो। अब देखो एनवायरनमेंट के लिए एनसीईआरटी बायोलॉजी 12th क्लास लास्ट के 4 चैप्टर, शंकर के फर्स्ट 4 चैप्टर के अंदर आपको एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी का बेसिक मिल जाएगा। और जो करंट इवेंट्स हैं, करंट इवेंट्स के लिए आपको न्यूज़पेपर प्लस शंकर आपको करनी होगी। तो ये चीजें इस लेक्चर के अंदर हमने कवर कराई हैं, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी। इसके अंदर 32 लेक्चर्स हैं, ये भी आपको प्लेलिस्ट के अंदर आप जाओगे तो वहां पे आपको एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी की प्लेलिस्ट मिल जाएगी और पूरी एनसीईआरटी वहां पे कवर की हुई है। शंकर के जो बेसिक्स हैं वो कवर किए हुए हैं और कुछ जो मुद्दे हैं और बहुत सारी चीजें यहाँ पर कवर की हुई हैं। बाकी करंट अफेयर आपको खुद से प्रिपेयर करना होगा और करंट अफेयर प्रिपेयर करने में फिर कुछ इशू भी नहीं आएगा, क्योंकि जो आपका बेस है, जब आप एक मजबूत बेस पर खड़े हो तो करंट अफेयर्स करने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, सारी चीजें आपको क्रिस्टल क्लियर नजर आएंगी। तो आप लिंक के अंदर, आप डिस्क्रिप्शन के अंदर जाके लिंक ढूंढ सकते हैं इस प्लेलिस्ट का, ये प्लेलिस्ट आपको वहां पर मिल जाएगी। अब देखो आप किस तरीके से अटेम्प्ट करोगे प्रीलिम्स एग्जाम को। आप टेस्ट सीरीज से प्रैक्टिस करोगे, 2-3 बार रिवाइज करने के बाद अपने कोर सिलेबस को आप प्रैक्टिस करोगे टेस्ट सीरीज से। आपको कुछ खामियां नजर आएंगी अपने कॉन्सेप्ट में, कुछ चीजें ऐसी होंगी जो आप भूल रहे होंगे, उसके बाद आप फिर से रिवाइज करोगे, उसके बाद आप फिर से रिवाइज करोगे। ठीक है, आप टेस्ट सीरीज में नोटिस करोगे कि यार अगर मैं 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहा हूं तो मेरे गलत कितने हो रहे हैं, गलत मेरे 25 सवाल हो रहे हैं या 30 सवाल हो रहे हैं। और आपको प्रीवियस ईयर कट ऑफ, प्रीवियस ईयर जो कट ऑफ है उसको भी ध्यान में रखना होगा कि वो 98 या 99 जा रही है। ओके, अगर 80 में से आपके 25 सवाल गलत हो रहे हैं तो यानी कि नेट आपके कितने सवाल ठीक हुए, 55। 55 का पॉजिटिव बनेगा 110 और यहाँ पे कितना जाएगा आपका, लगभग 14 मार्क्स आपका इधर जाएगा। ओके, 14 मार्क्स आपका इधर जाएगा, 16 मार्क्स। तो देखो यहाँ पे आपके नेट 94 मार्क्स बनेंगे। अगर आप 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो, 25 आपने वहां से गलत कर दिए, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपके नेट 94 मार्क्स बनेंगे। तो आपको अपनी एक्यूरेसी देखनी है कि यार मैं कितने क्वेश्चन कर रहा हूँ, कितने क्वेश्चन मेरे गलत हो रहे हैं, तो अपने एक्यूरेसी लेवल पर भी वर्क करना होगा। ठीक है, अपना एक्यूरेसी लेवल थोड़ा बढ़ाना होगा। और टेस्ट से, जो आपने टेस्ट सीरीज दी है, जो कॉन्सेप्ट आपके वीक थे वहां से भी आप रिवाइज कर सकते हो। कई बार ऐसा होता है करंट अफेयर के अंदर आप कुछ चीजें भूल गए और वो टेस्ट सीरीज के अंदर आई तो वो आपकी वहां से कवर हो जाएगी। ओके, सारी चीजें, कई बार ऐसा होगा कि आपने किताब के अंदर किसी चीज को मिस कर दिया था, कॉन्सेप्ट में आपकी कमी थी, लेकिन जब आपने टेस्ट किया वहां पे आपने गलती की तो वहां से आपको अपनी गलती समझ में आ जाएगी। तो टेस्ट आपकी तैयारी को, जो आपकी प्रिपरेशन है, जो आपकी प्रिपरेशन है, टेस्ट उसको रीइंफोर्स करते हैं, आपकी प्रिपरेशन को मजबूत करते हैं टेस्ट। और पेपर के अंदर कभी भी 75 से नीचे अटेम्प्ट नहीं करना है, क्योंकि देखो ये मैं एक्सपीरियंस बता रहा हूं, अपना एक्सपीरियंस, जो लोग सफल हुए हैं उनका एक्सपीरियंस, जो रिपीटेडली प्रीलिम्स निकालते हैं, जो इंटरव्यू देते हैं, उनका एक्सपीरियंस मैं बता रहा हूं। 20% जो क्वेश्चंस हैं, 20% क्वेश्चंस नॉर्मली गलत हो जाते हैं। 20% गलती होना ये एक नॉर्मल चीज है। 20% गलती से क्या मतलब है, आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, कितने आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, 75 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए, उसमें से 20% आपके गलत हो गए, यानी कि 1/5। तो यहाँ पे कितने आपके 15 क्वेश्चन गलत हो गए। 20%, अगर 75 अटेम्प्ट करोगे तो 15 आपके नॉर्मली गलत हो जाएंगे। अब यहाँ पे भी देख लो, 75 आपने अटेम्प्ट किए, 15 आपके गलत हुए, तो यानी कि 60 आपके सही थे, उसके पॉजिटिव मार्क्स बनेंगे 120।
भाई 60 सवाल आपके सही हैं, उसके पॉजिटिव बनेंगे 120, 15 सवाल आपके गलत हैं, उसके नेगेटिव बनेंगे -10, और ये आपके कितने मार्क्स हो गए 110। कट ऑफ से 10 नंबर ऊपर आप स्कोर कर रहे हो। तो ये भी 75 का अटेम्प्ट करने के बाद 20% की जो एरर है, ये एक नॉर्मल एरर मैं बता रहा हूँ, इससे ज्यादा ही सवाल गलत होते हैं। ठीक है, अगर 20% ही आप सवाल गलत कर रहे हैं, 75 का अटेम्प्ट है, तो आप बहुत इजीली सेलेक्ट हो रहे हैं, आप प्रीलिम्स मास्टर हैं। ओके, तो देखो एक ही चीज है, रिवाइज रिवाइज एंड रिवाइज। अपना कोर्स कंप्लीट करिए, किताबें लिमिटेड है, इन्हीं किताबों को पढ़ना है। और देखो इतनी सारी किताब हो गई, इतनी सारी किताब हो गई, किसी को करने में 1 महीने का टाइम लग रहा है, किसी को करने में 25 दिन, फिर आप उनको रिवाइज भी करोगे। तो इसीलिए जो पूरी तैयारी है, अगर आप लगन से डेली 8-10 घंटा पढ़ रहे हो, तो आपको पूरा 1 साल का समय इसमें लग जाएगा, आपको पूरा 1 साल का समय यहाँ पर चाहिए। और फिर आप चीजों को रिवाइज भी करोगे, इसीलिए यूपीएससी में समय लगता है, सिलेबस इतना सारा है। ठीक है, एक किताब कवर करने में मिनिमम 1 महीना लग रहा है, उसको आप रिवाइज भी कर रहे हो, उसको बाय हार्ट लर्न कर रहे हो। ठीक है, उसके बाद टेस्ट दोगे, टेस्ट में गलतियां होंगी, दोबारा रिवाइज करोगे। इसीलिए इस प्रोसेस में डेली अगर आप 7-8 घंटे पढ़ रहे हो, तो भी 1 साल का समय लग जा रहा है। ठीक है, तो भी 1 साल का समय लग जा रहा है। अगर कोई यहाँ पे अभी भी परेशानी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं, जो भी आपकी दिक्कत है, उस दिक्कत को मैं सोल्व करूंगा। हमारी पूरी वाईफाई स्टडी यूपीएससी अनअकैडमी की टीम आपकी प्रॉब्लम को सोल्व करेगी। अब देखो, अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन के एक बारी मैं आपको फायदे बता देता हूँ। यहाँ पे आपको इंडिया के जो बेस्ट सभी एजुकेटर हैं, उन सभी के लाइव स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज मिलते हैं। इकोनॉमी के मृणाल सर से लेके, ठीक है, मैं तक, और जितने भी टीचर हैं वाईफाई स्टडी यूपीएससी की टीम में, उन सभी के कोर्सेज आप एक्सेस कर पाएंगे। एक ही सब्सक्रिप्शन की रिक्वायरमेंट है। एजुकेटर परीक्षा की पूरी तैयारी कराएंगे, कहीं से भी आप असीमित लाइव क्लासेस एक्सेस कर सकते हैं। बाद में रिकॉर्डिंग उसकी करके आप उसको बाद में भी देख सकते हैं। वीकली यहाँ पर क्विजेज हैं, आपकी तैयारी का आकलन होता रहेगा। ठीक है, जो आपके कॉन्सेप्ट हैं वो चेक होते रहेंगे, तो इसलिए अनअकैडमी कराता है वीकली क्विजेज, ताकि आप अपनी क्षमता को जांच सकें। और प्लस कोर्सेज के अंदर डाउट क्लियरिंग क्लास होंगी, यानी कि हर 3 क्लास के बाद में एक डाउट क्लास होगी, हर 3 क्लास के बाद में एक डाउट क्लास। तो आपके डाउट्स रेगुलरली दूर होते रहे, इसीलिए अनअकैडमी ने डाउट क्लियरिंग सेशंस रखे हैं। और रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन हो, ऑन रिक्वेस्ट नहीं, बाय डिफॉल्ट हर 3 क्लास के बाद में एक डाउट क्लास होनी, ये अनिवार्य है, ये जरूरी है। आप जो है, जो पीडीएफ है, हर क्लास के बाद अनअकैडमी लर्निंग ऐप से अपने लेक्चर की पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। एजुकेटर आपका सही मार्गदर्शन करेंगे यहाँ पे, जिससे सफलता आपको जल्दी मिलती है। अब अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेना कैसे है? सबसे पहले आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करिए प्ले स्टोर से, उसको इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉलेशन के बाद में आपको प्लस सेक्शन के अंदर जाना है, वहां पे आपको यूपीएससी सीएससी को सिलेक्ट करना है, और वहां से सब्सक्रिप्शन ले लेना है। फिर फाइनली दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये मेरा कोड है राजा, ये मेरा रेफरल कोड है, आप इसका यूज करेंगे तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, ना सिर्फ 10% डिस्काउंट, आप सीधे सीधे मेरी मेंटरशिप से जुड़ जाएंगे। ठीक है, आप सीधे सीधे मेरी मेंटरशिप से जुड़ जाएंगे। ये मुझसे कनेक्ट करने का एक माध्यम है, आप इस कोड का यूज करेंगे तो आप मुझसे जुड़ जाएंगे, और डायरेक्टली आपको मेरी मेंटरशिप मिलेगी, और बाकी सभी लोगों की कोर्सेज मिलेंगे, उनकी भी मेंटरशिप मिलेगी, और 10% आपको डिस्काउंट मिलेगा। इसके बाद आपकी फाइनल फीस 44,550 हो जाएगी 10% डिस्काउंट के बाद। अदरवाइज फीस कितनी है? 49,500। ओके, और 2 साल की जो फीस है, 2 साल का सब्सक्रिप्शन आपका है 64,800 रुपए का। तो बच्चों देखो, इसीलिए 1 साल या 2 साल का ही सब्सक्रिप्शन लेना, क्योंकि सिर्फ एक किताब कंप्लीट करने में, रेगुलरली भी पढ़ोगे, तो एक किताब कंप्लीट करने में ही आपको 1 महीना लग जाएगा। तो कोई फायदा नहीं है 1 मंथ सब्सक्रिप्शन का या 3 मंथ सब्सक्रिप्शन का। बेटर है कि आप 1 साल या 2 साल का सब्सक्रिप्शन लें, क्योंकि तैयारी एक लंबी तैयारी है। और ये कोड इंपॉर्टेंट है, इस कोड को आपको ध्यान रखना है, इस कोड का आपको यूज करना है। तो इस कोड को आप अपने फ्रेंड सर्कल में भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं मेरी मेंटरशिप से जुड़ने के लिए और 10% डिस्काउंट के लिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। प्लीज यार लाइक कर देना, शेयर कर देना, और सब्सक्राइब तो करना है ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।